तो सेंटर ऑफ मास के कंटिन्यूड सेशन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेगुलर बॉडीज़ के लिए सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे और कुछ ट्रिक्स भी। उसके बाद हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और भी बाकी सारे जो भी टॉपिक्स हैं सब में जाएंगे। तो अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक रॉड है, सिंपली एक रॉड दिया हुआ है, तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होना चाहिए? रॉड का लेंथ दिया गया है L, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होता है। ये रॉड जैसा नहीं दिख रहा है क्या? तो इसको रॉड बना देते हैं अच्छा वाला, तो इसके सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। और वी कैन से फ्रॉम द एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2 तुम्हें सेंटर ऑफ मास मिलेगा। किसी भी एंड से देखो, it should be at a distance of L/2 from one end of the rod। अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक रिंग है, तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इट शुड बी एट द सेंटर ऑफ द रिंग। अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक डिस्क है, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इट शुड बी एट द सेंटर। सेंटर ऑफ मास को आप बेटर है कि कैपिटल C से लिखना चालू कर दो, नहीं तो कुछ फिगर ऐसा बन जाता है ना जहाँ पे COM हम लोग लिख नहीं सकते, जगह नहीं बचता है। इसीलिए कैपिटल C से अभी फिलहाल डायग्राम के लिए रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन COM और राइटिंग CM तो आप लिख सकते हो। इसके बाद आता है कि मान लो आपके पास एक स्क्वायर शीट है, आप बाजार गए, वहाँ से एक स्क्वायर वाला मतलब स्क्वायर शेप वाला मेटालिक शीट खरीद के लाए, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्क्वायर एरिया शुड बी एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स, मतलब इस जगह पे होना चाहिए। अगर मान लो आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, तो रेक्टेंगुलर शीट के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? रेक्टेंगुलर शीट के लिए भी सेंटर ऑफ मास उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स पे ही होगा। ये डायग्राम उतना अच्छा तो नहीं बना, बट मैंने बोल दिया तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें बहुत आसान हैं, पर अगर आपको कहा जाए कि लाइक सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए कहाँ पे होगा, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए कहाँ पे होगा, तो वहाँ आ जाता है प्रॉब्लम। तो उस केस के लिए हम लोग एक छोटा सा नन्हा सा ट्रिक सिखाना चाहते हैं। ये ट्रिक बहुत पुराने साल से चला आ रहा है, हमने कुछ आविष्कार नहीं किया। तो ये ट्रिक कुछ ऐसा है, उस टाइम पे जिस टाइम पे ये ट्रिक आया था, उस टाइम पे सनी देओल और श्रीदेवी का मूवीज़ चलता था, मतलब बहुत पुराना है ये ट्रिक। तो ट्रिक ऐसे बनाया गया कि आपको कुछ लेटर्स याद रखने हैं, लाइक सिनेमा, टाइम, ऋतिक, रोशन, श्रीदेवी। सिनेमा, टाइम, ऋतिक, रोशन, श्रीदेवी, ये आपको याद रखना है। C का मतलब क्या है? C स्टैंड्स फॉर कोन, T स्टैंड्स फॉर ट्राइंगल, ओके, H स्टैंड्स फॉर हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो लिखने का उतना जगह नहीं है, हॉलो हेमिस्फीयर में H हेमिस्फीयर लिख दे रहा हूं, ओके, हॉलो हेमिस्फीयर। R स्टैंड्स फॉर सेमी सर्कुलर रिंग। दिस इज नॉट फॉर ओनली रिंग, दिस इज सेमी सर्कुलर रिंग। व्हाट इज S? S स्टैंड्स फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर, ओके। एंड व्हाट इज D? D स्टैंड्स फॉर सेमी सर्कुलर डिस्क। तो ये सेमी सर्कुलर, देखो लिखने का जगह नहीं है, हैंडराइटिंग काफ़ी ख़राब हो गया, तो मैंने बस बता दिया कि C का मतलब होता है कोन, ये कोन आप सॉलिड कोन लोगे, और T का मतलब होता है ट्राइंगल, H का मतलब होता है हॉलो हेमिस्फीयर, R का मतलब होता है सेमी सर्कुलर रिंग, S का मतलब सॉलिड हेमिस्फीयर, एंड D का मतलब सेमी सर्कुलर डिस्क। मुझे ट्रिक उतना अच्छे से याद तो नहीं है, बट आई एम ट्राइंग, ओके। ट्रिक यूज़ करने का रास्ता ऐसा है कि पहले दो में आपको H लिखना है
और बाकी सब में आपको R भरना है। ओके, उसके बाद इसमें लिखना है 2 3 4 और यहां पे लिखना है 2 3 4। इतना ही नहीं, उसके बाद और थोड़ा है, इसमें लिखना चाहिए पाई 8 3 पाई। इस वाले का कोई ट्रिक नहीं बना, क्यों आया पाई, क्यों आया 8, क्यों आया 3 पाई, उसका कुछ नहीं है। बट हाँ, इसका डेरिवेशन काफ़ी लंबा होता है, इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि इन लोगों को बस याद रख लें कि कोन के लिए, सॉलिड कोन के लिए h/4। h/4 का मतलब क्या है आप लोग समझो कि मान लो आपके पास एक कोन गिवन है, तो उसका ए तो होता है हाइट ना, तो सॉलिड कोन के लिए यहां पे उसका सेंटर ऑफ मास होता है। ओके, दिस हाइट इज एक्चुअली h/4। अगर यहां पे हॉलो कोन होता तो उसके लिए h/3 होता। समझ में आया? फॉर द केस ऑफ solid cone, the center of mass should be at a height of h/4 from the base. For the case of hollow cone, the center of mass should be at a height of h/3 from the base. मैंने hollow cone यहाँ पे लिखा नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया। For the case of a triangle, अगर आपके पास simply एक triangular sheet है, तो उसके लिए आप इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करो। तो सेंट्रॉइड आपको जिस जगह पे मिलता है दैट इज एट ए हाइट ऑफ h/3 फ्रॉम द बेस, इसीलिए ट्राइंगल के लिए वो h/3 है। नाउ फॉर द केस ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर एक्चुअली ऐसा होता है, घर में कटोरा देखा है, छोटा सा कटोरा, उसको आप ऐसे पलट दोगे ना, दैट शुड बी लाइक द शेप ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो फॉर द केस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल, फॉर द केस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल या फिर फॉर द केस ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है दैट इज, यहाँ मान लेते हैं कि इस जगह पे इसका सेंटर ऑफ मास है एंड दिस मच इज एक्चुअली r/2। r क्या है? r इज एक्चुअली द रेडियस, ये रेडियस r है। नाउ फॉर द केस ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग आपको पता है, इस रिंग को काट के आधा कर दो, सेमी सर्कुलर रिंग बन जाएगा। इट फॉर सेमी सर्कुलर रिंग इट इज एट 2r/pi, फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर 3r/8 एंड फॉर सेमी सर्कुलर डिस्क 4r/3 पाई। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं आया होगा, मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया है। इतना याद रख लोगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। असम बोर्ड में इससे ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आता है, प्रीवियस ईयर कोई भी उठा के देख लो। हाँ, अब तो ये वाला ख़त्म हो गया। सेंटर ऑफ मास का तो और कुछ नहीं बताना है, सारा कुछ तो बता दिया, और कुछ तो नहीं, सब कुछ हो गया है। मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे क्लास में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर मतलब एग्ज़ाम में एक ही दिया था, बहुत सारा करवाया था क्लास में, बट एग्ज़ाम में एक ही दिया था, बट वो हो ना सका। क्वेश्चन इस तरीके का था कि मान लो यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पे एक रॉड है और नीचे एक रॉड है, इधर भी एक रॉड है, एकदम ऐसा। तो दोनों रॉड को मैंने टी शेप दिया है। इस रॉड का जितना लेंथ है दूसरे वाले रॉड का भी उतना ही लेंथ है, ठीक है, दूसरे वाले रॉड का भी सेम लेंथ है, दोनों का मास भी सेम है। आपको बस इस सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं कि इसका मास m, इस वाले रॉड का मास भी m है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका, इस वाले रॉड के लिए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? मिडिल पे होगा, राइट? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? इट शुड बी 0,L/2। मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले कि एक रॉड के लिए उसका सेंटर ऑफ मास उसके मिडिल पे होता है, तो इस वाले रॉड के लिए यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है? आई होप द डिस्टेंस जो आप लोग देख पा रहे हो दैट इज ऑफ L। यहाँ से L डिस्टेंस पे है ना,
तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,L। बस अब और क्या ही है, इसके बाद आपको वही पुराना वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। जैसे कि दोनों के लिए आप देख पा रहे हो कि इसका x वाला पार्ट 0 है, तो आपको YCOM मतलब अलोंग द वर्टिकल एक्सिस आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा। फॉर्मूला क्या होना चाहिए? फॉर्मूला शुड बी ऑफ लाइक योर m1y1 प्लस ऑफ m2y2 डिवाइडेड बाय ऑफ m1 प्लस ऑफ m2। यहाँ पे m1 क्या है? दोनों के लिए तो मैंने मास सेम बता दिया, दैट शुड बी m इंटू ऑफ y1 का वैल्यू क्या है? आप लोग चाहो तो इसको कहाँ पे लिखूं मैं, इसको आप मान लो दिस इज योर x1, y1 एंड इसके लिए आप मान लो दिस इज योर x2, y2। ओके, आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो m इंटू ऑफ y1 मेरा L/2 है प्लस ऑफ m2 सेम मास मल्टीप्लाइड बाय y2 कितना है? दैट इज ऑफ L डिवाइडेड बाय ऑफ m प्लस m। तो कैलकुलेट करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए? आप लोग बच्चों की तरह कैलकुलेट करते हो तो m और l कॉमन ले लो, ऊपर 1/2 प्लस 1 आ जाएगा, नीचे 2m आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आ रहा है 3/2L डिवाइडेड बाय ऑफ 2, दैट मीन्स इट शुड बी ऑफ 3L/4। बस इतना सा आंसर होता है। कितना आसान न्यूमेरिकल क्वेश्चन। वेक्टर से क्वेश्चन शायद मैंने प्रैक्टिस करवाया था, वेक्टर से एक क्वेश्चन दे देते हैं। आई होप ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। मान लो कि मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा हूं, अभी फिर से सब कुछ बताना पड़ेगा, उससे अच्छा है मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास दो पार्टिकल है, दिस इज एक्चुअली द पार्टिकल A एंड दिस इज द पार्टिकल B। कल मैंने कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करवाया था, इसलिए मैं आज थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। अगर आपको कहा लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल A इज R1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल A इज R1 वेक्टर, आपको दे दिया है 2i कैफ माइनस ऑफ 3j कैफ प्लस ऑफ k कैफ, एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल B लिख लेते हैं, दिस इज एक्चुअली R1 वेक्टर एंड दिस इज योर R2 वेक्टर। तो मान लो R2 वेक्टर ऐसे दे दिया है, दैट इज ऑफ 6i कैफ माइनस ऑफ j कैफ प्लस ऑफ 2k कैफ। ओके, द मास ऑफ द पार्टिकल A एंड B इज इक्वल, दोनों का मास सेम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होना चाहिए? कैसे निकालेंगे? वेक्टर देखने के बाद बस सब बोलेगा नहीं 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 नहीं, वेक्टर तो बहुत टफ है, हम लोग नहीं कर पाएगा, स्किप कर दो। कुछ लोग तो ऐसे हैं, ऐसा क्वेश्चन करवाने के बाद पूरा चैप्टर ही स्किप कर देगा। चैप्टर को स्किप करना ये सॉल्यूशन नहीं है, यू आर जस्ट कीपिंग अ प्रॉब्लम। जिंदगी में प्रॉब्लम से दूर भागोगे और दूसरा कोई प्रॉब्लम आके पकड़ेगा। देखो, अगर दोनों का मास सेम है, दोनों पार्टिकल का मास अगर सेम है, तो आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। मैंने बताया था कि मान लो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास दैट शुड बी ऑफ COM लिख सकते हो, कैपिटल C लिख सकते हो, सिर्फ CM लिख सकते हो, जो मर्जी आए लिखो। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं R। मैंने कहा कि दोनों पार्टिकल का मास सेम है, A का जितना मास होगा B का भी उतना ही मास है, तो हमें बस R वेक्टर का वैल्यू निकालना है। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला हम लोग ऐसे बताया था, फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम इट शुड बी लाइक m1 R1 वेक्टर प्लस ऑफ m2 R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय ऑफ m1 प्लस ऑफ m2। याद है ये फॉर्मूला? दोनों पार्टिकल का मास सेम कहा है, तो m इंटू R1 वेक्टर प्लस m इंटू R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय ऑफ m प्लस m, एकदम बच्चों वाला मेथड। उसके बाद आपको वैल्यूज बिठाना है, m आप ऊपर से कॉमन ले लो। R1 वेक्टर का वैल्यू क्या है ना, 2i कैफ माइनस 3j कैफ प्लस ऑफ k कैफ, प्लस R2 वेक्टर का वैल्यू क्या है ना, 6i कैफ माइनस ऑफ j कैफ प्लस ऑफ 2k कैफ डिवाइडेड बाय ऑफ 2m है, m तो कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो यहाँ पे 2i एंड 6i, दैट शुड बी 8i कैफ, माइनस 3j एंड माइनस j, माइनस ऑफ 4j कैफ प्लस 2k प्लस k, दैट शुड बी ऑफ प्लस 3k कैफ डिवाइडेड बाय ऑफ 2. दैट इज एक्चुअली द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. इतना आसान होता है. इसके बाद हमें जाना चाहिए लाइक और कोई एग्जाम्पल तो नहीं छूट गया, शायद नहीं छूटा होगा. इसके बाद हम लोग चल जाते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. हेडिंग दे देते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? तुम लोग मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ा है कि लाइक देयर आर टू बॉडीज, दे आर मूविंग विथ सम वेलोसिटीज. पहले वाले बॉडी का वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले बॉडी का वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर. यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड. तो वो वेलोसिटी किसका होता है? ऑलवेज जब भी हम लोग वेलोसिटी, स्पीड, ये सब कुछ क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का है. Whenever you are saying that you are having some velocity of 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब तुम्हारे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी उतना है. अगर मैं कह रहा हूं कि आई एम मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स मेरे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हम लोग के पास पोजीशन वेक्टर वाला फॉर्मूला याद है? वो पोजीशन वेक्टर आर, इसके लिए हम लोगों ने निकाला था लाइक सपोज m1 r1 वेक्टर. डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम की बात हो रही है. कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में अगर लेके गया तो तुम लोग का हार्ट फेल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग लेके नहीं जा रहे. एक छोटा सा डेरिवेशन भी अगर करवा दिया तो बोलेगा ओ माय गॉड, इतना लंबा डेरिवेशन. हमने क्लास में एक बार ट्राई किया था, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला एक रॉड के लिए उसका सेंटर ऑफ मास निकालने का छोटा सा डेरिवेशन करवाया था. बस उसी में खेल खत्म हो जाता है. तो दिस इज एक्चुअली द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास. डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुका है. तो ये m2 r2 वेक्टर प्लस ऑफ m ऑफ n r ऑफ n वेक्टर डिवाइडेड बाय ऑफ कैपिटल M. ये फॉर्मूला हम लोग किया था. Whenever I am saying that the particle or the system is moving with some velocity, तो उस केस में obviously उसका जो center of mass है वो भी move कर रहा है. There should be some displacement of the center of mass with respect to time. तो हम लोग कह सकते हैं when the body, ओहो कितना आवाज हो रहा है, when the body is moving, बॉडी कहना तो उतना सही नहीं होगा, बॉडी नहीं, when the system of particles लिखना चाहिए. चैप्टर का नाम भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है. when the system of particles is moving, मूव करने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? मोशन का मतलब है दैट यू आर चेंजिंग योर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे व्हेन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज मूविंग, दैट इज इट इज चेंजिंग, दैट इज इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. से दिक्कत हो रहा है. दैट इज इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो उस केस में हम लोग लिखेगा दैट शुड बी ऑफ dr/dt, राइट. दैट मीन्स द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. इस साइड में क्या करना चाहिए? ddt ऑफ m1 r1 वेक्टर प्लस ऑफ m2 r2 वेक्टर एंड m of n r of n वेक्टर डिवाइडेड बाय ऑफ कैपिटल M. तो यहाँ पे कैपिटल M बाहर आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं
डी ऑफ m1 r1 वेक्टर प्लस डी ऑफ m2 r2 वेक्टर प्लस ऑफ डी ऑफ m of n r of n वेक्टर। ये 1/m पूरा बाहर आ गया है। dr dt, that means whenever the position of the center of mass is changing with respect to time, that means you are getting the velocity of center of mass. This is actually the velocity of center of mass. तो इस केस में 1/m को तुम ऐसे बाहर रखो तो m1 यहाँ से बाहर आएगा and you will get dr1 वेक्टर dt प्लस m2 बाहर आएगा तो you will get dr2 वेक्टर dt प्लस ऑफ m of n बाहर आएगा। m of n याद है ना, दिस इज एक्चुअली द मास ऑफ nth पार्टिकल एंड r of n इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ nth पार्टिकल, सो इट शुड बी dt ऑफ r of n वेक्टर। इतना तक समझ में आ गया तो मंदिर में नारियल फोड़ के आएंगे। ओहो, इसके बाद वाले लाइन में क्या करेंगे, dr1 dt, दैट मीन्स द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m1। जिस पार्टिकल का मास m1 था उसके पोजीशन वेक्टर का चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स यू विल गेट v1 वेक्टर। फॉर द केस ऑफ dr2 वेक्टर dt, दैट मीन्स द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m2, उसके पोजीशन का अगर चेंज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स यू विल गेट सम वेलोसिटी ना। पहले वाले का देखो इतना कॉम्प्लेक्स से मैंने बताया, वो सुनने के बाद तो लगेगा नहीं कितना कॉम्प्लेक्स है, पर ऐसा नहीं है। जिस पार्टिकल का मास m1 था उसका कोई पोजीशन वेक्टर था ना r1, तो अगर पोजीशन वेक्टर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ दैट मीन्स यू विल गेट द वेलोसिटी वेक्टर। किसका? m1 का। फॉर द केस ऑफ मास m2, उसका कोई पोजीशन वेक्टर था ना, दैट इज ऑफ r2 वेक्टर। अगर वो पोजीशन वेक्टर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी वेक्टर। किसका? m2 का। इसी तरीके से चलेगा। तो इसके बाद वाले स्लाइड में लिखना चाहिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट शुड बी इक्वल्स टू 1/m। यहाँ पे होगा m1 v1 वेक्टर प्लस ऑफ m2 v2 वेक्टर एंड डॉट 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 m of n v of n वेक्टर। उतना टफ तो नहीं होना चाहिए जितना टफ तुम लोग सोचता है। खैर हमारा कमर दुख गया है, फिर भी हम लोग आज थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करेगा। लेट्स फिनिश एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो उसके लिए लिखना चाहिए इफ द बॉडी, अब फिर से सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बहुत लंबा हो जाता है। इफ द बॉडी इज मूविंग, नहीं मूविंग कहना सही नहीं होगा अभी उतना अच्छे से, इज चेंजिंग, इफ द बॉडी इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, इफ द बॉडी इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इफ द बॉडी इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज होगा। सेंटर ऑफ मास का अगर वेलोसिटी चेंज हुआ तो हम लोग क्या ऐसा कह सकता है, दिस शुड बी ऑफ लाइक दिस। अगर इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज हुआ, जितना पार्टिकल है सबका वेलोसिटी चेंज होगा, सब लोग एक्सेलरेट करेगा। दैट मीन्स 1/m को साइड रखो, dt ऑफ, मैं डायरेक्ट करूं थोड़ा सा, m1 v1 वेक्टर प्लस ऑफ dt ऑफ m2 v2 वेक्टर एंड डॉट 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 dt ऑफ m of n v of n वेक्टर। That means whenever the velocity of the center of mass is changing with respect to time, अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इट शुड बी इक्वल्स टू 1/m इंटू ऑफ dt ऑफ इतना करेगा, डायरेक्ट बता सकता है
नहीं, छोड़ो, dv1dt करते हैं, वेक्टर का साइन देना चाहिए, डायरेक्ट बता देंगे तुम लोग रट्टा मार लेगा। समझो चीज़ों को, ब्रेन के ऊपर लोड कम पड़ेगा। m2 अगर बाहर आता है तो इट शुड बी dv2dt प्लस ऑफ डॉट 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 ddt। सॉरी, गलती हमसे भी होता है। m ऑफ n ddt ऑफ v ऑफ n वेक्टर, कहीं पे वेक्टर का साइन छूट गया तो माफ कर देना। ओ हो, देखा, बोलते बोलते छूट जाता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इट शुड बी इक्वल्स टू 1/m। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, m1 इंटू a1 वेक्टर, क्योंकि जिस पार्टिकल का मास m1 था अगर उसके वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ मतलब वो पार्टिकल भी एक्सेलरेट किया। अगर किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा तो सारा का सारा पार्टिकल भी एक्सेलरेट करेगा। मान लो तुम बस में बैठे हो, शिलोंग जा रहे हो, बस वाला बस को एक्सेलरेट करवाया तो इसका मतलब तुम्हारा भी तो एक्सेलरेशन हुआ ना। तो फिर तो इसके लिए m2 a2 वेक्टर प्लस डॉट 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 m ऑफ n a ऑफ n वेक्टर। अब अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसके आगे तुम लोग को पता होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इट इज इक्वल्स टू ऑफ m1 a1 वेक्टर प्लस ऑफ m2 a2 वेक्टर एंड m ऑफ n a ऑफ n वेक्टर। मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ चुका है तुम लोग। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। अगर तुम एक सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाएगा इसका मतलब तुम सिस्टम के अंदर जितना सारा पार्टिकल है सबके ऊपर फोर्स लगा रहा है। आज इतना डाइजेस्ट कर लो, बहुत बड़ी बात है, ये तुम्हारे आज के दिन का अचीवमेंट है। इतना अगर समझ लिए तो अभी मान लेंगे कि तुमको 1% फिजिक्स आ गया है। इसके बाद हम लोग फोर्स के बारे में आज ज़्यादा लेक्चर दिया तो ब्रेन फट जाएगा तुम्हारा, तो अगले दिन करेंगे।